हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। इससे पहले जो हम लोग करंट पढ़ रहे थे वो अलग तरह करंट था और यहाँ से एक नए तरह का करंट का इजाद किया गया है जो मैक्सवेल के द्वारा किया गया है। ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी खोज इन्होंने ही बताया है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग लाइट पढ़ रहे थे गामा रे, एक्सरेज का नाम सुने होंगे, तो ये सबको एक साथ कंबाइन करके बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये मैक्सवेल का जो है सो दिया हुआ ही एक ऐसा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल, जिससे इससे पहले लाइट के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो बाद में इसका आगे चल करके आइंस्टीन के द्वारा ये बता दिया गया कि डबल नेचर ऑफ लाइट होता है। लेकिन ये सब इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही ये स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर सारा चीज़ प्रेजेंट हो जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इससे पहले आप लोग मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव का नाम सुन चुके हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव जो था वो कुछ और नहीं था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही दूसरा नाम था, क्योंकि इसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो हेडिंग देखिए, लगाना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, ये लेक्चर नंबर 1 ही है। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो यहीं से हेडिंग दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ EMW। अगर EMW आप इसके बाद कहेंगे तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अगर पहला बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये नॉन मैकेनिकल वेव है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, EMW इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, ये नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? क्योंकि मैकेनिकल के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर इसका नेचर देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर, और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो जैसे कि वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन मान लीजिए कि अगर ये है, और पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है, अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन भी अगर मान के चलिए आगे और ये पीछे, अगर इस तरह से अगर ये वेव के मोशन के एलोंग ही होता है तो इसे वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और इससे पहले स्ट्रिंग वेव के बारे में अगर आप लोग क्लास 11th पढ़े हैं तो वहाँ देखे होंगे कि जैसे स्ट्रिंग वेव में होती है, जो पार्टिकल होती है वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है तो इसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इसमें अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रही है तो ऐसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर का होता है। यहाँ से लिख सकते हैं EM वेव, मतलब EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर वेव का वेलोसिटी इस तरह से, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल ऑसिलेट जो अगर खा सकता तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी। पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो जनरली अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। अगर पार्टिकल जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है,
ओसिलेटिंग पार्टिकल या जो ओसिलेट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चले थे, और जैसे मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ चुका था। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन हो करके ही यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मान के चलिए कि ये पार्टिकल, ये वेव का वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर हम कोई प्लेन ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक प्लेन बना दें, ये एक कोई प्लेन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन इस तरह है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि ये वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो वो उसको, जैसे कि मान के चलिए ये एक अंदर बाहर करता रहेगा, तो अगर मान ले इसको ये एक्स एक्सिस में अगर वेव का वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करेगा वो वाई में, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे तो वो जेड में होता है। तो जेड एक्सिस को हम लोग दिखाने के लिए जो मान के चलिए कुछ अंदर से बाहर आ रहा है तो इसको ऐसे दे लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन दिखा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब होगी तो ऐसे होगी, मतलब जो अंदर बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और वेव जो चलेगा इस तरह से। ऐसे देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान चले ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चल रहा, ऑसिलेट कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कर रहा है, तो वेव आगे चलेगी। जैसे कि मान चलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट से किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे किया और वेव आगे चल रही, तो इस तरह से इसमें वेव का प्रोपगेशन होता है। तो बेसिक बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वेव जो ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में, वो स्पीड ऑफ लाइट से करता है, क्योंकि ये लाइट भी एक वेव ही है और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन्हीं को तो मैक्सवेल साहब ने प्रूफ कर दिए थे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि स्पीड ऑफ ई एम वेव, या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ई एम वेव कहते हैं, इन वैक्यूम, वैक्यूम जहाँ पे किसी भी तरह का मीडियम प्रेजेंट नहीं हो, चाहे एयर बात कर दे, वैक्यूम हो या एयर हो, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से होती है। यानी कि ये सी को क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं इसको। सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पेलिंग GHT ये होता है। अगर किसी मीडियम में देखेंगे तो मीडियम जो होती है, किसी मीडियम में इन मीडियम, अगर किसी मीडियम में देख लेंगे तो जैसे कि V = हो जाएगा C/N। यहाँ पे N के बारे में आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, या तो 10th क्लास वगैरह से पढ़ते आ रहे हैं। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी मीडियम में कितना उसका स्पीड कम है स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, वो बताता है N फैक्टर से। ये N जो होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये V बता रहा है स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, किसी मीडियम में इस वेव का स्पीड क्या है ये रिप्रेजेंट करता है V से। तो आपको बेसिक बात था वो बता दिए हैं। वेव जो जनरली होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो नॉन मैकेनिकल नेचर का होते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव में ये उसकी खासियत है कि उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, क्योंकि ये वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होता है इसमें मीडियम पार्टिकल उससे परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑसिलेट करने वाला है, और यहाँ पे ऑसिलेटिंग पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बता दिए हैं। तो इसी तरह से ये बेसिक बात थी, इसको कर लिया है। अब हम लोग जो नया तरह का एक करंट देखने वाले हैं, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बारे में समझते हैं कि वो किस तरह से ईजाद हुआ है। तो पहले इतना नोट कीजिए। तो जनरली आप लोग उससे पहले कुछ बातें पूछ लेते हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका बेसिक चीज़ आप पढ़े हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो चार्ज होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बताएंगे तो सोर्स जो होता है, पहला तो होता है कि चार्ज, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि पहला इसका सोर्स है चार्ज। मान के चलिए चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ही केवल नहीं बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMI जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे EMI के अंदर देख चुके हैं कि सिर्फ चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। EMI के अंदर देख चुके हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला भी बताएंगे तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो आया था, जनरली EMF बताए थे कि EMF इक्वल टू होता है फैराडे के अकॉर्डिंग कि -dφ/dt। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने का रेट है और नेगेटिव साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो इसी EMF को जनरली हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं E.dl इक्वल टू, ये dl है, इसको E नहीं समझना है, ये dl इक्वल टू माइनस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको B.A से लिखते थे, या इसी को फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स को फ्लक्स ही रहने दीजिए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग जनरली φB रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये φB होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी हमको निकालने का एक तरीका मिल चुका था कि जनरली जो हम लोग चार्ज से जानते हैं कि इससे पहले जब भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ चार्ज सोर्स से निकलता था। लेकिन जब फैराडे की लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग आए हैं तो वहाँ पे पता चला कि एक नए तरह का फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इन दोनों का नेचर जो है अलग होता है। ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है और ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये अगर एक साइकिल के अंदर हम देखेंगे, अगर ये साइकिल है तो इस साइकिल के अंदर या एक क्लोज लूप के अंदर देखेंगे तो इसके द्वारा कुछ वर्क डन होता है और वही वर्क डन इसके EMF के बराबर होता है। तो जनरली हम उतना बात नहीं करने जा रहे हैं, बस ये बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से भी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी कि फ्लक्स चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है चेंज कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोग देख चुके हैं। ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला भी ये आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग जानते हैं कि कोई करंट कैरिंग चार्ज, यहाँ पे देखते हैं कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है। इसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, जानते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो तरीका आपको पता है कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करती है, या उसी को अगर सिंपल लैंग्वेज में करेंगे तो कोई मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो पहला तो एक पता है कि करंट कैरिंग वायर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या चार्ज मूव कर रहा है, जैसे कि चार्ज अगर मूव कर रहा है, अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो ये सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का एक सोर्स है। तो जनरली इसको हम लोग करंट कैरिंग वायर कर सकते हैं। तो पहला तो एक सोर्स है करंट कैरिंग वायर, करंट वायर समझ लेते हैं। पहला सोर्स करंट वायर है जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं बायो सेवर्ट लॉ के द्वारा और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ से दो लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और क्या इसका जैसे कि यहाँ पे जो हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस होती है, उसी तरह से क्या रिवर्स इसका उल्टा तो सही है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो शुरुआत में तो इसका उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब 1831 की बात करें, जब ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दे दिया गया था, तो वहाँ से सब जान रहा था कि अब तक जो मतलब ये 1831 से पहले की बात है कि हर कोई जान रहा था कि करंट के वजह से वायर, जैसे कोई करंट है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब फैराडे के बाद जब ये मैक्सवेल आए तो मैक्सवेल ने ये प्रूफ कर दिया कि जिस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, उसी तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड also produces electric field, sorry magnetic field. Changing magnetic field also produces electric, सॉरी ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड का भी दो सोर्स हो चुका है, एक तो करंट वायर से करंट कैरिंग वायर की वजह से, और दूसरा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए अगर एक को चेंज कर दूसरा आएगा, दूसरा को चेंज करेंगे तो फिर पहला आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होता है। लेकिन ये बात को प्रूफ जो है फ्राडे लॉ ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर दिया, तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स का पहला सोर्स तो है चार्ज की वजह से, दूसरा सोर्स जो होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, पहला तो करंट वायर होता है, पहले करंट कैरिंग अगर कोई वायर है या मूविंग चार्ज है, करंट कैरिंग वायर के है या मूविंग चार्ज के है, मूविंग चार्ज हो करंट कैरिंग वायर हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो उनसे प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और एक नया कंसेप्ट लेकर के मैक्सवेल आए, उन्होंने बता दिए कि जब कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसी बात को उन्होंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंडीशन लेकर के प्रूफ कर दिया है, जो कि हम लोग उसका यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह से उन्होंने लिया है। तो इसको तब तक नोट कीजिए, आगे हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें एक सेटअप बनाया गया है जो मैक्सवेल के द्वारा ऐसा प्रूफ किया गया था। तो यहाँ पे एक जो है सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो प्लेट रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, बस दोनों का शेप और साइज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी के क्रॉस। अभी स्विच ओपन है, तो स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे, मान के चलिए इस स्विच को हम क्लोज करेंगे, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो अभी हम लोग ले रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, जिस समय करंट वेरी कर रहा है या करंट ग्रो कर रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये मैक्सवेल के द्वारा लिया गया है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हायर टर्मिनल है और ये लोअर टर्मिनल है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, अब इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है तो इस पर प्लस चार्ज क्रिएट होगा, या इलेक्ट्रॉन इस तरफ जैसे कि निकलना स्टार्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से निकल करके नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान कर चलिए इलेक्ट्रॉन आकर के ऑक्यूलमेट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का काम ही है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को उठा करके उस तरफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन को उठा करके दूसरी तरफ कर देगा और इसको उठा कर इस तरफ कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, तो इस पर चार्ज क्रिएट होता रहेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, और ये तब तक होता है जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका बराबर न हो जाए। लेकिन हम लोग उतना तक नहीं जाएंगे, बस इतना कर समझ रहे हैं कि अभी यहाँ से जैसे कि स्विच को ओपन किए, स्विच को जैसे ओपन किए तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल रही है, तो करंट हम मान सकते हैं कि कुछ ऐसे जा रहा है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है, इसको करंट को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉलो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन के फॉलो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, या इसी को कह सकते हैं कि प्लस डी क्यू चार्ज, जैसे कि मान कर चलिए जैसे लगा है, तो यहाँ से डी क्यू चार्ज निकला, इससे डी क्यू चार्ज होकर के, जैसे कि करंट अगर मान लीजिए कि ये करंट अभी इंक्रीज कर रहा है, तो ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन चाहे तो इस तरफ से निकल रहा है, या इस तरफ से मान लेते हैं कि डी क्यू चार्ज निकल रहा है। मान लीजिए कि चार्ज के टर्म में लेते हैं, तो डी क्यू चार्ज इस तरफ से निकल कर करके इस प्लेट पे एक्यूमुलेट हो रहा था, इससे अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे चार्ज की डेफिशिएंसी है, जैसे पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पे चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है, अब इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। तो अभी हम इस कंडीशन ले लिए हैं कि जैसे कि अभी चार्ज ये हो रहा है, तो अगर चार्ज इसमें हो रही है तो इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक्स, और ये एक बीच में कैपेसिटर के बीच में पॉइंट एक कंसिडर करते हैं, वाई।
और दोनों पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। जनरली मान लेते हैं कि ये वायर जो है सो इनफाइनाइट लेंथ का है। फिलहाल हम इसको दिखाने के लिए अगर चाहें तो इस वायर को बहुत दूर से कनेक्ट कर देंगे ताकि यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकें। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पता है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख दी, जैसे मान कर चलिए अगर मैग्नेटिक नीडल रख दिए, ये मैग्नेटिक नीडल रख दिए तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। अगर इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से अगर हम लोग चाहें तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इस पॉइंट से, जैसे कि ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो एल लेंथ पे, तो यहाँ से एक लूप लेकर के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है। यहाँ से हम लोग एम्पियर सर्किटल लगाते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ कह सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ इसमें करंट फॉलो हो रही है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि करंट का वैल्यू है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये पॉइंट ले लिए हम लोग एट एक्स पे, एट पॉइंट एक्स पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। और उसी तरह से अगर हम वाई पॉइंट पर अगर निकालना है तो वाई पॉइंट पर निकालना है तो सीधा हम करेंगे क्या, इसके बगल में एक मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे। मैग्नेटिक नीडल को रखा, ये सब एक्सपेरिमेंट फैराडे के द्वारा, सॉरी मैक्सवेल के द्वारा हो रहा है। तो मैक्सवेल जैसे ही यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक नीडल को रखा तो देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल जो है सो वैसा ही डिफ्लेक्ट हो रहा है जैसा कि एक्स पॉइंट पे हुआ था। जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, जिस डायरेक्शन में हुआ उसी डायरेक्शन में और उतना ही डिफ्लेक्ट इस पॉइंट के बगल में अगर जब मैग्नेटिक नीडल को रखा गया तो हुआ। यानी कि एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, क्योंकि जनरली एक्सपेरिमेंटली तो यही शो कर चुका है कि जब एक्स पॉइंट के बगल में मैग्नेटिक नीडल को रखा गया तो वो डिफ्लेक्ट किया और उतना ही डिफ्लेक्ट किया जितना कि वाई पॉइंट पे कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो इस पॉइंट पे अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, इस पॉइंट पे एट पॉइंट वाई पे, एट पॉइंट वाई, तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, चलिए आप तो समझ ही रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ ही लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं तो उस पॉइंट पे मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरली बी डॉट डी एल कर करके यहाँ पे देखें तो म्यू नॉट इंटू ज़ीरो। तो यहाँ से कुछ अचंभा लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, जैसे कि ये बी है तो ये बी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स पॉइंट पे ये कैलकुलेशन की वजह से आ रहा था। लेकिन ये रूल जो है एम्पियर्स के द्वारा दिया गया है। तो इस लॉ में जो यहाँ से इनकन्सिस्टेंसी बता रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू है। लेकिन एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आ रहा है और ये इनकन्सिस्टेंसी को दिखाता है, इनकन्सिस्टेंसी बता रहा है, या इसको कह सकते हैं इनकन्सिस्टेंस। मतलब जो लॉ ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं है फिर भी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि अगर कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आती है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से अभी चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे बढ़ रहा है। और ये अभी इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ग्रो कर रहा है तो जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रहा है उस पॉइंट, उस जगह पे एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा गया है कि ये तो एक्सपेरिमेंटल से प्रूफ हो चुका है कि अगर कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। लेकिन अब तक तो लोग जान रहे थे कि सिर्फ ये करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
तो ये बात तो साबित था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बिना करंट का ये कैसे है, इस बात को बहुत लोग तो मानते नहीं थे कि जनरली यहाँ पे ऐसा हो कैसे सकता है कि जो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, बिना करंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब तक जो दुनिया मान रही थी कि जो सिर्फ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे निकल चुका था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल चुका है यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे अगर इस बात को करंट के टर्म में, जनरली अब तक जो मान रहा था करंट अगर हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक करंट फ्लो, जैसे कि जनरली हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्रिएट हुआ है तो करंट की वजह से, तो उन्होंने यहाँ पे एक नया करंट का इजाद किया जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहीं से आ गया एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, जिसको जनरली आईडी से रिप्रेजेंट किया गया। और अब तक जो ये करंट फ्लो हो रही है तो इसको आईसी कहा गया है। ये आईसी इसको कहते हैं कंडक्शन करंट। तो इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं क्योंकि एक्स पॉइंट पे तो आराम से निकल गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। लेकिन वाई पॉइंट के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो फेल हो रहा है। अगर हम इस बात को लिखें, आईसी जो है इसको कंडक्शन करंट कहा गया है। जैसे कि आईसी है तो इसको सिंपल कंडक्शन करंट, और ये करंट जो होती है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होती है। और इसका फॉर्मूला जो आईसी का होता है वो डी क्यू बाय डी टी, ये डी क्यू बाई डी टी होता है। और एक नया करंट इसको मान लिया गया, जैसे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से समझ लिया कि यहाँ पे एक समझाने के लिए कि एक नया तरीका करंट आया है जिसको हम लोग आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट से कहते हैं। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो एक नया करंट जो आया जिसको आईडी कहते हैं, यह है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट आया किसकी वजह से है, ये फॉलो ऑफ चार्ज की वजह से नहीं आया। ये करंट जो आया है ये आता है फॉलो ऑफ चार्ज की वजह से, फॉलो ऑफ चार्ज की वजह से। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और मैक्सवेल ये प्रूफ कर चुके थे कि जो आईडी का वैल्यू होता है, उन्होंने जब इसको पता चल चुका कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और लोगों को समझाना था कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करंट जो है, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कोई एक्चुअल करंट नहीं है, यह एक हाइपोथेटिकल करंट है। तो इस हाइपोथेटिकल करंट का जो डिस्प्लेसमेंट करंट कह सकते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट करंट का उन्होंने एक फार्मूला भी ड्राइव कर दिया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, यानी कि आपको पता चला ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है। ये फाई ई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये फार्मूला जो आईडी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, अब इस पॉइंट पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया गया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया गया पॉइंट वाई पे। तो यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि बिल्कुल वही मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए जो एक्स के ऊपर आ रहा था। नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ इन मॉडिफाइड वर्जन, मतलब एम्पियर्स लॉ को उन्होंने मॉडिफाइड किया, उसके बाद उस पॉइंट पे लगाया गया, तब जा कर के बिल्कुल सही आंसर आया। तो चलिए मॉडिफाइड, तो पहले जो एम्पियर्स लॉ है उसको मॉडिफाइड किया गया कि जो एम्पियर्स लॉ उसमें सिर्फ ये करंट कंडक्शन करंट नहीं होता है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया एट पॉइंट वाई, एट पॉइंट वाई, तो देखिए अब लगाएंगे हम लोग डी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट वाई पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे एक नया करंट है आई डी, और आई डी का वैल्यू आप
जानते हैं कि ये उन्होंने डेरिवेशन कर करके निकाला कि जो आईडी का वैल्यू है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। और जहाँ पे फाई ई को अगर बात करेंगे तो ये फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज एरिया, मतलब किसी एरिया से अगर पास कर रहा है तो उसी को नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को। तो अब ये जो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट आई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से आया है। तो यहाँ पे अब ये देखा गया कि इस पॉइंट से यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, इसे ये अभी हम लोग निकाल रहे हैं वाई पॉइंट पे। तो जो वाई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मान कर चलिए, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसको मान लिया गया है इस पॉइंट पे बी वाई, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसको बी एक्स। तो कैलकुलेट करने के बावजूद भी दोनों का जो रिजल्ट आया वो दोनों बराबर आया। इस तरीक़ा से वाई पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो एग्जैक्ट एक्स पे आया, मतलब एक्स के बराबर आया। तो यहाँ से उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाइड कर दिया, क्योंकि जनरली अब तक जो उन्होंने लॉ दिया था कि सिर्फ एक ही करंट होता है, कंडक्शन करंट, ये मैक्सवेल आकर के बता दिया कि करंट एक ही तरह से नहीं होती है, क्योंकि जनरली चार्ज के फॉलो होने की वजह से जो करंट होती है वो तो एक्चुअल करंट है, जिन्होंने उसको कंडक्शन करंट कहा है। और एक नया तरह का करंट होता है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से होता है, जिसको आईडी से रिप्रेजेंट किया और उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, और यहीं से मॉडिफाइड कर दिया एम्पियर सर्किट लॉ को। तो यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। अब जो जनरली पढ़ रहे थे बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट आई जनरली, तो आई नेट, तो वहाँ पे आई नेट की जगह पे आई सी प्लस आई डी आ जाएगा, तो यहीं लिख देते हैं। तो इसको लिख लिए, तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो यहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ। वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और उन्होंने जो दिया नया तरीका का लो, उन्होंने बताया कि जो बी डॉट एल ये लाइन इंटीग्रेशन होता है, ये क्लोज कर्व के लिए होता है। तो एक लाइन है म्यू नॉट इनटू आई सी जो नॉर्मल करंट था, कंडक्शन करंट जिसको कहा गया है, अब प्लस आई डी, और ये आई डी है डिस्प्लेसमेंट करंट, या इसी को मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। या इसी को अगर मॉडिफाइड में लिखें इसका फॉर्मूला के साथ, तो म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। और इनका नाम उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ दिया, क्योंकि अब इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, इसमें कुछ इसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस लॉ को आप कहा जाता है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। अपना नाम अब भी वो सामने नहीं ला रहा, बीच में रखा है कहीं पे, तो ये आ गया है, इसको कहेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट जो है सो कंटिन्यूटी को भी रिप्रेजेंट किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसको मिटा देते हैं ये सबको, तो देखिए ये कंटिन्यूटी को भी प्रूफ कर दिया कि जनरली जो करंट आ रहे थे कैपेसिटर से, जैसे कि यहाँ से करंट निकला, अगर मान करके चलिए इतना से, अगर करंट यहाँ से आई निकला, करंट ये आई जो निकला इसको कंडक्शन करंट कहते हैं, और ये करंट यहाँ तक तो आ गया यहाँ तक, लेकिन इस बीच में करंट जनरली कैपेसिटर में गायब हो रहा है। तो ये बीच में उन्होंने बता दिया कि जो करंट फ्लो होती है उसको आईडी कहते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया है। तो अब ये कंटिन्यूटी को भी प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट fill the concept of
कंटिन्यूटी ऑफ करंट, क्योंकि इससे पहले माना जा रहा था कि जो करंट है बीच में कहीं गायब है, लेकिन जब मैक्सवेल ने ये प्रूफ कर दिया है कि बीच में भी करंट है, लेकिन वो करंट जो है सो एक हाइपोथेटिकल करंट की तरह बिहेव करता है, जिसे मान लेते हैं कि वो आईडी है, ये एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो उन्होंने इससे प्रूफ कर दिया कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट। उन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ करंट को भी प्रूफ कर दिया कि इसके बीच में भी एक करंट फ्लो होती है, जनरली जो नॉर्मल करंट से अलग है, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है। तो ये मॉडिफाइड वर्जन उन्होंने बता दिया कि B.dl जो है वो कुछ इस तरह से आप होगा, क्योंकि अब एम्पियर्स लॉ नहीं बचा, ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हो चुका है, और यहाँ ये सब के लिए वैलिड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तब भी ये लॉ वैलिड है, अगर नहीं चेंज कर रहा तब भी। अगर मान के चलिए हम एक्स पॉइंट के निकालते हैं, जनरली ये एक्स पॉइंट था, तो एक्स पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे ID 0 है, इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट वो 0 है। अगर हम इस पॉइंट Y के लिए देखेंगे, अगर ये Y पॉइंट है तो इस Y पॉइंट के लिए IC 0 है, तो दोनों के लिए अलग अलग 0। अगर कभी कभी होता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और करंट भी फ्लो होगा, दोनों में लगाएंगे तो उस तरह से हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये बात हो गई है। तो यहाँ से हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं कि IC और ID के बराबर होता है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग प्रूफ करते हैं कि जो IC है मतलब कंडक्शन करंट है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर ही होता है, या डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो प्रूफ करना है IC इक्वल टू ID, क्योंकि अभी जो हम लोग देखे थे कि दो पॉइंट पे BX इक्वल टू BY था, अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो करंट भी सेम होनी चाहिए। तो जनरली हम लोग वही कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पैरेलल प्लेट है, सर्कुलर प्लेट ले ली है यहाँ पे, और यहाँ से करंट आ रही है। अगर मान लीजिए इस तरफ करंट आ रही है तो ये IC है, और इस बीच में जो होगा वो ID होगा, इस बीच में ID होगा। तो IC को प्रूफ करना ID के बराबर। तो अभी इसके अंदर मान लीजिए कि कुछ चार्ज हो रही है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इससे कि इलेक्ट्रिक अभी क्या चार्ज जब हो रही है तो चार्ज होने की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो अब चलिए हम लोग जो फॉर्मूला निकाल चुके हैं IC का, सॉरी ID का, जो मैक्सवेल के द्वारा निकाला गया था, वो एप्सिलॉन नॉट d phi e बाय dt, इसी को ऐसे कर दें, d phi e बाय dt है। और ये नॉर्मल करंट को जनरली आप जानते हैं कि नॉर्मल करंट जो होता है IC को dq बाय dt लिखते हैं। अब हमको प्रूफ करना ये है कि जो IC है वो dq बाय dt के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कैपेसिटर के बीच में, जो कैपेसिटर के मिड पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की वजह से, और दूसरे प्लेट की वजह से भी देखेंगे तो वो भी होता है प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जनरली यहाँ से जो आ चुका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए इस किसी इंस्टेंट इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे, अगर इसका एरिया मान लें A है, इसका एरिया मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट का एरिया जो है वो A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ चुका है, सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ से करते हैं फ्लक्स को। जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को B.A लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे E.A। तो चलिए यहाँ से लिख सकते हैं ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D E A। अगर एरिया, जैसे कि ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर प्लेट के परपेंडिकुलर होता है, तो मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से ही है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी उसी तरफ है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल आ जाएगा वो cos 0 होगा डिवाइड बाय dt। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग QA एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और E के जगह पे आ जाएगा QA एप्सिलॉन नॉट इंटू A, cos 0 का वैल्यू इंटू 1 होता है, और डिवाइड बाय dt। तो ये एरिया A कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं कांस्टेंट, इसको बाहर कर सकते हैं, तो ये बाहर आकर के इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो देखिए ये इससे कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अब आ गया है ये डी क्यू बाय डी टी। ये एक कैंसिल हो चुका है, 1 मल्टीप्लाई ओवर क्यू ही हो जाएगा। और डी क्यू बाय डी टी आ चुका है, ये यहाँ से इसको आई डी कहते हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। और डी क्यू बाय डी टी को ही तो हम लोग आई सी कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यहाँ से देखिए प्रूफ हो चुका है कि आई डी है वो आई सी के बराबर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। अब हम लोग लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टी है जो डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो नया करंट आया है इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टी जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रॉपर्टी है जिसको लिख दिए हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि इट इज नॉट एक्चुअल करंट, ये कोई एक्चुअल करंट नहीं है। जिस तरह से आप जानते हैं कि करंट जो होती है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट जो एक्चुअल करंट है जिसको कंडक्शन करंट कहते हैं वो ही एक्चुअल करंट है, जिसका फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी से होता है। लेकिन ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो करंट कैरिंग वाया करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको करंट कहा जाता है। और ये करंट जो है इसका नाम रखा गया क्योंकि एक पहले करंट था ही। अगर मान के चलिए एक जगह पे अगर एक ही आदमी है, अगर पूरी दुनिया में अगर एक ही आदमी होता तो उसका नाम आदमी रख देता, लेकिन अब बहुत सारे आदमी हो जाता है तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए नाम रखा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे दो करंट आ चुका है। तो एक जो पहले से करंट था उसका नाम कंडक्शन करंट रख दिया गया, और जो नया करंट आया है जो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, या कभी कभी इसको मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहा जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि ये एक हाइपोथेटिकल करंट, इसको कह सकते हैं कि ये एक स्यूडो करंट है। स्यूडो आप जानते हैं कि जनरली जो एक्चुअल करंट नहीं होता है, बल्कि ये जिस तरह से स्यूडो फोर्स पढ़े थे ये स्यूडो करंट है, मतलब ये झूठा करंट है, ये एक स्यूडो करंट है। उसके बाद कह रहा है कि इट एग्जिस्ट ओनली देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, ये तभी तक एग्जिस्ट कर सकता है जब यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। जनरली इसका करंट का फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि जनरली आई इक्वल टू ये जो आई डी है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी बाई डी टी। अगर ये फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करेगा तभी फ्लक्स चेंज करेगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, अगर मान चलिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है, तो वहाँ से ये आई डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये करंट तभी तक एग्जिस्ट कर सकता है जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहे चाहे इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक चेंज करेगा तभी तक ये करंट एग्जिस्ट कर पाएगा। जिस तरह से अगर मान के चलिए किसी सर्किट के अंदर अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज स्टेडी कंडीशन में आकर के वो रुक जाए तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। उसी तरह से इसका भी कंसेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो करंट चलता रहेगा, ये उसको आईडी कंसिडर करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो चुका है, जैसे कि अभी कैपेसिटर कंडीशन लिए थे हम लोग कि जैसे कि ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, अगर मान चलिए इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये चार्ज फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो चुका है, अगर ये कांस्टेंट हो चुका है तो उस समय आई डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा पॉइंट कह रहा है इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशन। तो ये स्टेडी कंडीशन तक पहुंच जाएगा, मान कर चलिए जब चार्ज फुल्ली हो चुका, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच यूनिफॉर्म आ चुका है। तो यूनिफॉर्म आ गया है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो या फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्योंकि एरिया तो चेंज होने वाला है नहीं, जो चेंज हो रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी कंडीशन में आके कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट हो चुका है तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो स्टेडी कंडीशन में आकर के यहाँ पे है जो आई डी का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। और चौथा पॉइंट जो बताए थे कि ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों मिलकर करके ये प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर चुका है। जनरली अभी आप देख रहे थे कि जैसे कि ये कैपेसिटर है,
तो अगर यहाँ से देख रहे थे कि इससे पहले कि जैसे ये करंट आ रहा है जिसको आईसी कहते हैं, और यहाँ से करंट निकलते थे इसको भी आईसी कहते हैं, लेकिन बीच में करंट गायब था। तो जनरली चार्जिंग कंडीशन में देखते हैं कि करंट अगर यहाँ से चार्ज निकल रही है, डी क्यू चार्ज अगर फॉलो होकर के अगर इस सर्किट के द्वारा कंप्लीट होकर के इस प्लेट पे अगर एक्यूमुलेट हो रहा था, तो बीच में करंट गायब है। तो इस बीच में करंट जो गायब था जिसको आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो अब ये कंटिन्यूटी को भी फुलफिल कर चुका है कि यहाँ पे आप पता चल रहा है कि करंट कंटिन्यूअस है, लेकिन भले ही बीच में करंट का जो नेचर वो बदल चुका है, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और ये जो है एक्चुअल करंट है जिसको कंडक्शन करंट कहते हैं। तो ये सब बात थी। इसके बाद आने के बाद तो जो एक जो बहुत बड़ी समस्या थी कि कंटिन्यूटी ऑफ करंट जो क्या हो रहा है कि बीच में कहाँ पे गायब हो रही है, तो उसका भी फुलफिल हो चुका है। तो ये सारी प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट करंट का था। तो अब इसके ऊपर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद जो है सो चलते हैं। मैक्सवेल का 4 लॉ दिया गया है, मैक्सवेल 4 लॉ दिया, 4 लॉ मैक्सवेल दिए, जिसके अंदर जो है उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को एक साथ कर दिया गया है। और वो चारों लॉ को आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो चारों लॉ पढ़े हैं उसी में थोड़ा मोड़ा कुछ मॉडिफाइड वर्जन करके, जिस तरह से अभी देखिए एम्पियर सर्किट लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, उसी तरह से मॉडिफिकेशन करके उन्होंने 4 लॉ बना दिए। और वो चारों लॉ का ड्राइव कर करके पूरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म को स्टडी किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसको नोट कीजिए तब तक। तो इस पर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैल्यू देते हैं E इक्वल टू जो है 5 वोल्ट पर मीटर। जनरली इसका जो एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर भी होता है। अगर यहाँ पे हम कंसिडर कर ले, अगर कोई एरिया है, मान लिए कि ये कोई एरिया है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, ये 2 मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड आईडी थ्रू गिवन एरिया। इस गिवन एरिया से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास कर रही है उसको निकालना है, गिवन एरिया। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय डी। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है ई ए कॉस 0। तो यहाँ पे कॉस 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो यहाँ से फाई ई निकालना चाहेंगे, तो फाई ई इसका वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, तो 5t इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 10t। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए आई डी इक्वल टू जो आ जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, अब फ्लक्स की जगह पे क्या रख देंगे, देखिए यहाँ से 10t डिवाइड बाय t, तो t तो कैंसिल हो जाएगा, 10 कांस्टेंट है, तो 10 कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.5 इंटू 10 टू द पावर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। अब सब कुछ को ऐसा यूनिट में अगर हम लोग कर चल रहे हैं, तो करंट का जो वैल्यू आएगा वो भी एम्पियर में आएगा। तो यहाँ से जो आई डी का वैल्यू आ गया है वो अगर देखें तो एक पावर घटा दीजिए, यहाँ से 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 एम्पियर, ये इसका करंट का वैल्यू आ चुका है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है। तो जनरली हम रैंडम साइज शेप का बना लेते हैं। अगर इन दोनों का शेप और साइज अगर सेम है तो ये एक कैपेसिटर के प्लेट की तरह बिहेव करेगा। इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, अभी चार्ज हो रही है। तभी मान लेते हैं कि ये प्लेट जो है सो चार्ज हो रहा है। तो चार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगा तो इसके अंदर से एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ग्रो कर रहा है तो इनके पीछे पोटेंशियल भी
ग्रो कर रहा होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल का रेट दिया हुआ है, dV/dt दिया हुआ है 5 वोल्ट, और ये प्लेट जो है इस प्लेट का कैपेसिटेंस दिया हुआ 60, बगल में लिख देते हैं, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 60 माइक्रोफराड। और यहाँ से हमको पूछ रहा है फाइंड ID, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का निकालने के लिए। तो हम लोग सिंपली चलेंगे, तो जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग, तो ID का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। तो फाई इंटू ई को जनरली हमको अगर एरिया नहीं कुछ दिया हुआ तो एरिया कंसिडर कर लेते हैं कि इस प्लेट का एरिया जो है वो ए है। फिर अगर एरिया माने हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग को रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट डी, इसको लिख सकते हैं हम लोग फॉलक्स को ई ए, क्योंकि एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, एरिया का भी डायरेक्शन इसी तरह से होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो जनरली हम लोग ई ए ले रहे हैं और डिवाइड बाय डी टी। इसे जनरली तो अगर मान लें कि इसके बीच का अगर डिस्टेंस, अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो V/D हो जाएगा। इस तरह से कुछ होता है। एक कैपेसिटर के अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो E = V/D, उनके बीच का डिस्टेंस, ये D जो है सो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जनरली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/D, एप्सिलॉन नॉट D, ये V/D इंटू ए और डिवाइड बाय dt है। तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D और dV/dt। लेकिन इसको देख करके आपको लग रहा होगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जनरली कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं C dV/dt। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक नया फॉर्मूला ये भी रख सकते हैं याद, ID इक्वल टू, ये ID इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू हो जाएगा C dV/dt। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है माइक्रोफराड, तो माइक्रोफराड में लेकर चल रहे हैं, तो माइक्रो के टर्म में लेंगे तो जो करंट आएगा वही माइक्रो में आएगा। तो 60 dV/dt दिया हुआ वहाँ पे 5 है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो करंट जो आ चुका है 300 माइक्रो एम्पियर। तो करंट का वैल्यू आ चुका है ID इक्वल टू 300 माइक्रो एम्पियर, यहाँ से देख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग।